चलो, तो इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट को देखेंगे। वो क्या है? TSL इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब टेस्ट एंड सेट लॉक इंस्ट्रक्शन सेट। तो यहाँ क्या करेंगे, इसे कोड को रन करवाएंगे और यहाँ भी देखेंगे जो तीनों क्राइटेरिया जो रिक्वायर्ड है हम लोग को सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। ये क्या के लिए है? इसमें मेनी प्रोसेस पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, इसके पहले एक सेम इसी टाइप का क्या पढ़े थे हम लोग? लॉक वेरिएबल आया था ना। लॉक वेरिएबल का भी देखो कोड क्या था। यहाँ जो TSL RI एम फ्लैग है, यहाँ लोड था, फिर कंपेयर था, जंप नॉन जीरो टू स्टेप 1 लॉक में भी था, फिर CS था, फिर लॉक में यहाँ लॉक के जगह पर फ्लैग है, 0 स्टोर करना था। सेम ऐसा ही कोड एक लॉक वेरिएबल में आया था हम लोग को। लॉक वेरिएबल में हुआ क्या था? लॉक वेरिएबल में म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था?
कि हम लोग लॉक वाले में क्या कर रहे थे, लॉक वेरिएबल में क्या कर रहे थे। देखो रेड पेन से लिख रहे हैं लॉक वेरिएबल के स्टेटमेंट को। वहां पर था क्या, चलो इस साइड में लिखते हैं। लॉक वेरिएबल सॉल्यूशन जो था सॉफ्टवेयर टाइप में, ये क्या है, ये हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन है। हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन है। लॉक वेरिएबल में क्या था, पहले लोड कर रहे थे आरआई में, क्या लोड कर रहे थे, लॉक का वैल्यू। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, सेम ऐसा ही कंपेयर आरआई और जीरो को कंपेयर कर रहे थे, रफली लिख रहे हैं कोड। उसके बाद क्या कर रहे थे, जंप नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो आया तो 2 स्टेप 1 में जंप करेंगे। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। इसके बाद 4th स्टेप भी था, 5th स्टेप भी था। 4th स्टेप में क्या था, वहां भी CS था। 5th में क्या था, स्टोर, वहां पर भी 5th में स्टोर, क्या लॉक है, जो लॉक में क्या स्टोर करना था, 0 स्टोर करना था जब बाहर जाते टाइम। बोलो ये कोड एक बार कर लिए हैं तो फिर से क्यों कर रहे हैं, TSL इंस्ट्रक्शन सेट में क्या डिफरेंस है, ये भी तो सेम ऐसा ही है। बस यहाँ पर लॉक जो नेम है, लॉक नेम को क्या लिखा गया है, लॉक नेम को फ्लैग कर दिया गया है। बस लॉक को फ्लैग बनाया गया है, किसमें, TSL में, और कुछ नहीं है। और एक और चीज क्या है, यहां पर लोड कर रहे थे ना, यहां लोड कर रहे थे ना, लॉक वेरिएबल में क्या कर रहे थे, R1 में लॉक के वैल्यू को लोड कर रहे थे। और कोई चेंजिंग है, एक सेकेंड, हाँ स्टोर भी है, जंप के बाद स्टोर भी था। जंप के बाद एक और लाइन था यहां, स्टोर किसमें, लॉक 1। ये स्टेप क्या है, ये स्टेप 4 था, ये स्टेप 5 है, और यहां पर स्टेप 6 था। याद करना, सोचना एक बार। वहां लॉक वेरिएबल जो सॉल्यूशन बताए उसमें क्या था, फर्स्ट में लोड कर रहे थे लॉक का वैल्यू, फिर कंपेयर कर रहे थे। अगर नॉन जीरो आया, R1 का वैल्यू, RI का वैल्यू, जो लॉक का वैल्यू लोड किए थे RI में, RI अगर नॉन जीरो आया तो क्या किए, फिर से स्टेप 1 में गए, फिर से वो चेक किए। उसके बाद अगर नॉन जीरो नहीं है, जीरो ही था, अगर लॉक का वैल्यू 0 ही रहा होगा उस टाइम में, क्या किए, लॉक में 1 स्टोर कर दिए। उसके बाद CS में चले आए थे। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही सेटिस्फाइड नहीं था। कैसे नहीं था, हम लोग क्या कर रहे थे, एक से ज्यादा प्रोसेस को लॉक का, ये जो लॉक था, लॉक जो था वहां वेरिएबल, तो एक से ज्यादा प्रोसेस को पहले लोड करवा ले रहे थे वैल्यू को। कैसे लोड करवाए वैल्यू को, एक प्रोसेस को लाए, उसके अपने रजिस्टर में, मान लो R1 है फर्स्ट प्रोसेस के लिए, तो R1 में लॉक का वैल्यू को लोड किए, फिर कंपेयर किए, फिर यहां पर प्रिंट करवाए, या फिर यहां पर प्रिंट कराए, थर्ड के बाद में प्रिंट करवाए कभी भी। क्यों, क्योंकि जंप नॉन जीरो स्टेप 1 होगा ही नहीं। क्यों, इनिशियल वैल्यू लॉक का तो 0 लिए हुए हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 में नहीं जाएगा। इसके बाद CS में इंटर कर, लेकिन CS में इंटर करने के पहले एक स्टेप क्या था, लॉक को 1 करना था। हम लोग 4th स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाए कंटिन्यूअस में,
क्या किए, थर्ड के बाद में या सेकंड के बाद में, मतलब मेनली वन के बाद में। सिंपल लॉजिक है, वन जो लोड करना है रजिस्टर में, जो लॉक का वैल्यू लोड करना है रजिस्टर में, हम लॉक के वैल्यू को लोड करके उसके बाद लॉक में वन स्टोर नहीं किए। लॉक में मतलब क्या, स्टेटमेंट 1A है और स्टेटमेंट 4 में स्टोर करना है, 4 में स्टोर करना है। इसके बीच का जो रीजन है, इसके बीच का जो एरिया है, कहीं पर भी प्रीएम्पशन करवाए, कहीं पर भी प्रीएम्पशन करवाए। कहां पर, लॉक वेरिएबल के सॉल्यूशन में कहीं भी प्रीएम्पशन करवाए तो हुआ क्या, मान लो 3 प्रोसेस को ऐसा किए तो क्या हुआ, मान लो P1 था, P2 और P3, तो P1 का रजिस्टर क्या R1, P2 का रजिस्टर क्या R2, P3 का रजिस्टर क्या R3। तीनों को पहले लोड करवा लिए हैं। कौन सा वैल्यू, लॉक के इनिशियल वैल्यू। लॉक का इनिशियल वैल्यू कितना है, 0 है, मतलब कि सबके रजिस्टर में 0 ही लोड हो चुका है। अब जब 0 लोड हो गया सब में, तो जब एक बार 0 लोड हो जाता है फिर क्या है, सीएस में आ सकता है या नहीं आ सकता है सीएस में। क्यों नहीं आने का, इसको रोकने का एक ही तरीका था कि नॉन जीरो अगर होगा रजिस्टर में, लॉक का जो वैल्यू लोड किए हैं अगर रजिस्टर का वैल्यू नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं रजिस्टर और जीरो को कंपेयर कर रहे हैं। नॉन जीरो होने पर क्या करते हैं, स्टेप 1 में चले जाते हैं, रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं बार बार। यहां पर क्या कर रहे थे, अगर 0 है तो रिपीट नहीं होगा, तो आगे बढ़ेगा। आगे क्या है, स्टोर 1 कर लिए लॉक में। स्टोर 1 क्या किया, दूसरे प्रोसेस को सीएस में जाने से रोकता है। कौन सा स्टेप, 4th स्टेप। ये जो 4th स्टेप है इस कोड का, लॉक वेरिएबल का, देखो 1 2 3, इसके बाद 4A है, फिर 5 है, फिर 6 है। 4th स्टेप है जो किसी और प्रोसेस को सीएस में जाने से रोकता है। यही है ना, हम क्या किए, लोड करवाए 1 और 4th के पहले ही प्रीएम्पशन करवाए। मतलब मल्टीपल प्रोसेस के रजिस्टर में कौन सा वैल्यू है, लॉक का इनिशियल वैल्यू है, मतलब 0 वैल्यू है। एक बार लॉक का 0 वैल्यू आ गया 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस के रजिस्टर में, तो क्या होगा, वो सब सीएस में इंटर कर जाएगा। सीएस में इंटर करेगा जब, तो क्या होगा, एक से ज्यादा प्रोसेस जब सीएस में आ गया, इसका सिंपल मीनिंग है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो यहाँ फेल हो रहा था, लॉक वेरिएबल में फेल हो रहा था। अब बोलोगे क्या, तो जब यहां नहीं किया था म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई, तो यहां कैसे करेगा, ये क्यों लिखे हैं, जब पहले से ही पता है कि ये भी गलत है तो क्यों लिखे हैं। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है समझो। इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या था, इस कोड में प्रॉब्लम क्या था, हम एक बार लोड कर रहे थे लॉक का इनिशियल वैल्यू, एक रजिस्टर में लोड करते थे, उसके बाद एक और अलग स्टेप में, एक और अलग स्टेप में क्या करते थे, हम लॉक को 1 बनाते थे। पहले लोड किए लॉक का वैल्यू अपने रजिस्टर में, फिर किसी और स्टेप में हम लोग लॉक के वैल्यू में 1 स्टोर करते थे। मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग स्टेप में किए, लोड करना अलग स्टेप किए और स्टोर करना 1 का जो वैल्यू स्टोर करना है, जो कि किसी और प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट करता सीएस में आने से, वो किसी और स्टेप में किए हैं। और यही स्टेप है जो चांस दे रहा था किसी और प्रोसेस को पैरेलली सीएस में आने का, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वैलिड करने का ये चांस दे रहा था। क्यों, देखो 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीएम्पशन कर रहे हैं। इसी बीच में क्या करते हैं, किसी और प्रोसेस के रजिस्टर में लोड करवाते हैं, फिर किसी और में लोड करवाते हैं, बार बार लोड करवाते हैं। क्यों लोड करवाते हैं, क्यों, क्योंकि लॉक का वैल्यू 1 कब हम कर रहे हैं, 4th स्टेप में कर रहे हैं। इसके पहले तो लॉक 0 ही है ना,
तो ए भी मतलब एक प्रोसेस P1 भी फर्स्ट वाले स्टेप में लोड किया है वही वैल्यू, और एक और भी लोड किया है वही वैल्यू। रहने दीजिए, लाइट नहीं है, एसी बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएशन है शायद पावर का। तो चलो हम लोग अपना काम देखते हैं। तुम लोग को भी गर्मी नहीं लग रहा है ना? ऐसा नहीं ना वीडियो से गर्मी आ जाए, नहीं ना, तो आराम से। तो चलो यहाँ क्या देखते हैं कि एक स्टेप में हम लोग लोड कर रहे हैं और किसी और स्टेप में स्टोर कर रहे हैं। एक क्या है, ऑप्शन दे रहा है किसी और प्रोसेस को लोड कर लेने का। क्या लोड करने का? लॉग का वैल्यू को लोड कर लेने का। एक बार लॉग का 0 वैल्यू लोड कर लिया अगर कोई प्रोसेस, मतलब श्योरली वो क्रिटिकल सेक्शन में आकर ही मानेगा। क्यों? उसको रोकने का एक ही कंडीशन था, क्या था? उसको रोकने के लिए थर्ड कंडीशन था, नॉन जीरो होने पर रिपीट करवाएगा, 1 में जाकर रिपीट करवाएगा। जबकि 1 कब हो रहा है? 4th स्टेप में हो रहा है। ये स्टेप तो हम किए ही नहीं, तो इस कोड में क्या करेंगे? ए कोड में हम क्या करेंगे? ये नहीं होने देंगे। जो प्रॉब्लम यहां हो रहा था ना, यहां नहीं होने देंगे। कहां नहीं होने देंगे? इसमें ऐसा क्या लिखा है भाई? तो यहां है TSL लिखा हुआ, नाम भी क्या है? TSL इंस्ट्रक्शन सेट। TSL का मीनिंग क्या हुआ? टेस्ट एंड सेट लॉक। TSL का मीनिंग क्या हुआ? यहां लिखते हैं, तो चलो यहां ही लिखते हैं लाइन से, टेस्ट एंड सेट लॉक इन सिंगल एटॉमिक साइकिल। अब ये समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ है यहां पर। एक्चुअली समझ में आ रहा है ना? सिंगल एटॉमिक साइकिल है ना लिखा हुआ, उसके आगे TSL का मीनिंग क्या है? TSL का मीनिंग है टेस्ट एंड सेट लॉक। हाँ, टेस्ट करेंगे और लॉक को सेट करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे। टेस्ट करेंगे क्या? स्टेप 1 वाला टेस्टिंग करेंगे, और स्टेप 4 में जो स्टोर है, जो स्टोर भी करेंगे, सेट भी करेंगे। टेस्ट स्टेप 1 है वहां का, सेट यहाँ का स्टेप 4 है। जो स्टोर करना है वो सेट हो गया। सेट लॉक 1 और 4 दोनों स्टेप को कहा करेंगे? इन सिंगल एटॉमिक साइकिल। एक ही साइकिल में, सिंगल एटॉमिक साइकिल। जैसे ही टेस्ट करेंगे वैसे ही सेट भी कर लेंगे, सिंगल एटॉमिक साइकिल में होगा वो। तो इससे क्या हुआ? सिंगल एटॉमिक साइकिल में जब हुआ तो यहां जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रहा था, जो 1 से 4 के बीच में प्री एम्प्शन करवा कर हम लोग जो अपने आप को ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे थे, प्रोसेस दिखा रहा था, ज्यादा तेज बन रहा था कि सबको लोड करवा लेते हैं प्रिंट करके और उसके बाद और भी प्रोसेस को लेकर चले आते थे। यहाँ पॉसिबल ही नहीं रहा। अब पॉसिबल नहीं रहा, क्यों? ये दोनों स्टेप 1 और 4 दोनों एक ही बन गया, बीच में प्री एम्प्शन होगा ही नहीं। क्यों? ये सिंगल एटॉमिक साइकिल में है। यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट एंड सेट लॉक इन सिंगल एटॉमिक साइकिल। एक ही साइकिल में दोनों काम होगा। देखो यहाँ स्टोर कहीं है, बाद में देखो TSL हुआ, कंपेयर हुआ, जंप हुआ, सीधा CS में आ गया। स्टोर है ही नहीं। क्यों? स्टोर यहाँ ही हो चुका है, मतलब किसी और को नहीं ला सकते हैं ना। किसी और को नहीं लाएंगे तो क्या होगा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, तो रन करवा कर देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके कोड और इसके कोड में क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्या इंप्रूवमेंट करके यहाँ पर आए हैं हम लोग। चलो तो अब देखते हैं इसके कोड को रन करवा कर हम लोग। क्योंकि जब कोड लिखे होंगे कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सेम ऐसा ही कोड थोड़ा टाइम पहले रन किया है, फिर ये लिखने का क्या मतलब है? तो लिखने का यही मतलब था। यही सब छोटा छोटा चीज को देखना है बस। ये लॉजिक समझ जाओगे
इसमें और थोड़ा ही कुछ है। अरे पेपर जानते हो कैसा है, बचपन में ना हम जब स्कूल टाइम में थे तो 9th क्लास में बैठ कर बताते हैं। 9th क्लास में जब थे तो स्कूल वाला जानते हो ऑप्शन दिया हमको। क्या ऑप्शन दिया? जो या तो हिंदी का पेपर ले लो, या तो कंप्यूटर का पेपर लो, या तो संस्कृत ले लो। संस्कृत ले लो। तो उस समय क्या हुआ, कंप्यूटर का नॉलेज था नहीं, इसके बारे में उतना पढ़े ही नहीं थे। मेरे स्कूल में उतना ज्यादा होता भी नहीं था, तो कंप्यूटर को तो सीधे कट करना था भाई। तो अब क्या करेंगे, जो ज्यादा दिन से पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वही लेंगे ना। तो अब आया हिंदी और आया संस्कृत। ये दोनों में हिंदी बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, संस्कृत भी बचपन से ही लगभग मिला, क्योंकि क्लास में होता ही था। तो दोनों का नॉलेज था लगभग बराबर ही। लेकिन तो हम क्या लिए, हम लिए संस्कृत। क्यों? संस्कृत क्यों लिए? देवभाषा है इसलिए नहीं है, हो सकता है क्योंकि इसमें संस्कृत में बहुत सारा, जितना भी हम लोग का जो गॉड गॉडेस के लिए अलग से बुक लिखा है, जो भी वो सब संस्कृत में लिखा हुआ। अगर संस्कृत का नॉलेज है, इसमें वेरिएशन, रियल में वेरिएशन है। जितना वर्ड का वेरिएशन है, जितना वर्ड इंग्लिश में है, उससे बहुत ज्यादा वर्ड्स इसमें है। सिस्टम को क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर भी अगर इस लैंग्वेज में बनाया जाए तो ज्यादा बेटर काम करेगा। हाँ, लेकिन जनरल आदमी को ये चीज पता नहीं है, तो यूजर फ्रेंडली शायद ना रहे, लेकिन कंप्यूटर के सिस्टम के फंक्शन को और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर मान लो कोई लैंग्वेज है जिसमें कम वर्ड अवेलेबल है, तो वो बहुत सारे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए पॉसिबिलिटीज कम है, एक्सप्रेस करना टफ है। यहां पर हर एक्सप्रेशन के लिए एक वर्ड अगर मिल जाए कोई और लैंग्वेज में, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। संस्कृत में ऐसा है, वर्डिंग बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लैंग्वेज का फॉर्मेशन भी संस्कृत से हुआ है। तो अब हिंदी और संस्कृत में आया। हिंदी मातृभाषा था, मातृभाषा हिंदी नहीं है, हम लोग का मगधी है, मगध के हैं तो मगधी है। थोड़ा एक्सेंट में भी पता चलता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा पता चलता है, हालांकि वो अच्छा चीज है। अरे मेरा अपना लैंग्वेज है, क्यों नहीं बोलेंगे, तो अच्छा चीज है। तो हिंदी का भी नॉलेज था, संस्कृत का भी नॉलेज था, उतना ही बराबर ही। ये नहीं बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा विद्वान थे और इसमें भी थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जो बेसिक नॉलेज, दोनों में इक्वल नॉलेज था, जो भी था दोनों इक्वल था। मतलब 80 नंबर 90 नंबर लाया करते थे। लेकिन हिंदी में जानते हो क्या था, हिंदी में नंबर लाने के लिए हमको 10 पेज लिखना होता था। कब? 9th के पहले। 9th के पहले कब? 6, 7, 8 में जब भी 10 पेज लिखना होता था। संस्कृत में पता है, संस्कृत में हम 3 पेज से ज्यादा नहीं लिखते थे। क्यों? संस्कृत में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, तो हम TF, वही सही गलत जो भी रहे, TF करके काम कर लेंगे अपना। मैचिंग क्या आएगा, तो मैचिंग में क्या करता था कुछ लोग, ये स्टेटमेंट लिखा, इसके सामने जो सही स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिखा। हम क्या करते थे, ये 1 है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, ये 1 है और ये C है, अगर C है तो हम क्या लिखेंगे, 1C, बस ये हो गया। फिर इसमें क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, छोटा सा भरना रहेगा, बस हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखते थे, बस छोटा। हैंड राइटिंग देख के नहीं समझ में आता है, हैंड राइटिंग देख रहे हो, लिखने की आदत ही नहीं था, कभी लिखना ही नहीं चाहते थे और लिखे भी नहीं। जहां बहुत जरूरी ना रहे, एग्जाम है, कुछ नंबर लाने के लिए तो लिखना पड़ेगा, कैमरा वाले भैया हंस रहे हैं, सोच रहे हैं लिखने का नहीं आते, कैसा आदत है,
होता है आदत, बहुत सारा चीज का आदत लग जाता है, ह्यूमन नेचर है। तो इससे क्या होता, हम 3 पेज में ही लिखते थे, जैसे ही ऑप्शन मिला, मेरा सब लोग दोस्त था, सबसे पूछे कि तुम लोग क्या लोगे, क्यों, क्योंकि संस्कृत का एक अलग सेक्शन बनने वाला था और हिंदी का अलग अलग सेक्शन होता, तो संस्कृत हिंदी अलग अलग होता, और स्कूल में क्या होता है, दोस्ती रहता है सब लोग से, तो उसमें पढ़ाई का उतना बर्डन होता भी नहीं है, स्कूल लाइफ को एंजॉय करते थे, पढ़ाई भी नॉर्मल पैरेलल में चल रहा है। तो जितना दोस्त था सब लोग बोला जो हम लोग भी हिंदी ही ले रहे हैं, नहीं संस्कृत ही ले रहे हैं, और एक दो था जो हिंदी लेने के लिए बोला जो हिंदी लेंगे। तब सोचे जहां ज्यादा दोस्त है वहां ही ज्यादा मजा आएगा, तो हम भी संस्कृत ले लिए। प्लस में ये भी एक बेनिफिट था, 3 पेज में जब 80 नंबर मिल रहा है तो फिर 10 पेज लिख कर क्यों 80 लाना, 3 में ही 80 लाया जाए। तो चलो, गप में लेकिन मन लगता है क्या, हा? कुछ लोग फॉरवर्ड किए होंगे तो अच्छा चीज है, आप अगर पढ़ाई कर सकते हैं कंटिन्यूअस तो सही चीज है। जो लोग फॉरवर्ड नहीं भी किए हैं उनके लिए टेंशन का कोई बात नहीं है, हम हैं हर चीज को बहुत अच्छे से बताएंगे, बस सुनते रहना। ऐसा नहीं वीडियो चल रहा है और यहाँ मोबाइल में व्हाट्सएप कहीं और हो रहा है, वो कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वीडियो चल रहा है मतलब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। यहां पर एक बात तो पक्का है कि जो वेरिएबल है, फ्लैग वेरिएबल है, लाइट का क्या प्रॉब्लम है, लाइट आज बहुत कट रहा है, लाइट का प्रॉब्लम तो है। चलो कोई नहीं, देखते हैं हम लोग थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एटलीस्ट लिखा हुआ है कोड। तो क्या है, TSL। तो मान लो इनिशियल फ्लैग का वैल्यू 0 है, क्यों, CS फ्री है, इनिशियल तो CS फ्री ही होगा ना, तो CS फ्री है, क्यों, फ्लैग का वैल्यू 0 है, CS फ्री है इनिशियली। यहां पर क्या है, ये क्या है, ये है क्रिटिकल सेक्शन, ये क्या है, CS है, फ्लैग का इनिशियल वैल्यू 0 है। ये क्या है, टेस्ट एंड सेट लॉक इन सिंगल एटॉमिक साइकिल। सिंगल एटॉमिक साइकिल में फ्लैग को वैल्यू को लेगा, अगर 0 होगा तो यहां 1 कर देगा। सिंगल एटॉमिक साइकिल में अगर 1 है फिर से टेस्ट करेगा, वो रिपीटेशन करेगा, सेम रिपीट करते जाएगा। लाइट नहीं है भैया, ओके नाइस। चलो, फ्लैग 0 हुआ, क्यों, CS फ्री है। एक प्रोसेस P1 को लाते हैं हम लोग, एक प्रोसेस P1 को लाए, P1 को कोड रन करवा रहे हैं। क्या पहला स्टेप में हुआ, टेस्ट एंड सेट लॉक RIM फ्लैग। इसका रजिस्टर क्या है, इसका रजिस्टर है R1, PI का RI तो P1 का R1 है। R1 में क्या किए, R1 में TSL RIM फ्लैग, TSL को और अगर इलेबरेट करते हैं TSL तो इसका एक कोड अलग से लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, हालांकि जितना है सिंगल एटॉमिक साइकिल में ही होगा, एक बात याद रखना। तो यहां क्या होगा, लोड RI कहां से, फ्लैग से, फ्लैग का वैल्यू लोड कर लिए, उसके बाद क्या किए, स्टोर फ्लैग 1, मतलब लोड किए, फ्लैग का वैल्यू को रजिस्टर में लोड कर लिए और फ्लैग में 1 स्टोर कर दिए, सिंगल एटॉमिक साइकिल में ही। यही है TSL। तो यहां क्या करेंगे,
प्रोसेस P1 को कोड को रन करवाना है, तो TSL आया R1 M फ्लैग। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने रजिस्टर में फ्लैग का इनिशियल वैल्यू लोड करेगा। फ्लैग का इनिशियल वैल्यू कितना है, 0 है ना, तो R1 में कितना वैल्यू आया, 0 आया। R1 में आ गया 0 वैल्यू। इसके बाद क्या करेगा, जैसे ही ये R1 में लोड करेगा, एट द सेम टाइम स्टोर फ्लैग 1, फ्लैग के वैल्यू को क्या करेगा, 1 बना देगा। फ्लैग के वैल्यू कितना बनाया, 1 बनाया। बीच में गैप ही हुआ था क्या, लोड करने में और फ्लैग के वैल्यू को 1 बनाने में बीच में गैप था क्या, बीच में प्रीएम्पशन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। क्यों, ये साफ साफ बोल रहा है क्या, टेस्ट एंड सेट लॉक इन सिंगल एटॉमिक साइकिल, एक ही एटॉमिक साइकिल में दोनों स्टेप को करना है, लोडिंग भी होगा और स्टोरिंग भी होगा। इसके बीच में प्रीएम्पशन नहीं कर सकते हैं। क्यों, प्रीएम्पशन कैसे करते थे, किसी स्टेटमेंट के बीच में नहीं प्रीएम्पशन करते थे। एक स्टेटमेंट अगर है तो इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके ही प्रीएम्पशन करेंगे। किसी भी इंस्ट्रक्शन को कभी ऐसा हुआ था क्या कि कंपेयर इतना रीड किया, यहाँ पर प्रीएम्पशन हो गया या यहाँ पर प्रीएम्पशन हुआ, कभी नहीं हुआ था। प्रीएम्पशन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। एक इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको कंप्लीट करके ही प्रीएम्पशन करेगा। तो चलो यहाँ क्या हुआ, प्रीएम्पशन नहीं पॉसिबल है। क्यों, सिंगल एटॉमिक साइकिल में करना है, बस यही इसमें, और कुछ नहीं है। लोड करना और स्टोर करना, तो लोड किया, फ्लैग का वैल्यू यहाँ, स्टोर किया फ्लैग के वैल्यू को 1। इसके बाद क्या है, कंपेयर RI विथ 0। R1 का वैल्यू क्या है, 0 है, इसको कंपेयर किया 0 से। 0 से कंपेयर किया, 0 ही है ना, हाँ 0 ही है। जंप नॉन जीरो टू स्टेप 1, अगर नॉन जीरो होता तब क्या करता है, फिर से 1 पर जाता, फिर से वही टेस्ट एंड सेट लॉक करता, फिर से वही काम, लोड करेगा, लॉक को सेट करेगा सिंगल एटॉमिक साइकिल में। अगर नॉन जीरो होता तो, नहीं है ना, इस केस में नहीं है। इस केस में रजिस्टर का क्या वैल्यू है, रजिस्टर का वैल्यू 0 है। तो इस केस में क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में, इसके बाद क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया। कौन एंटर किया, क्रिटिकल सेक्शन में P1 एंटर कर गया है, एंटर किया ना। इसके बाद मान लो P2 को लेकर आते हैं हम, तो क्या होगा, P2 टेस्ट एंड सेट लॉक किया, मतलब P2 का रजिस्टर का नाम क्या है, P2 के रजिस्टर का नाम है R2। R2 में क्या किया, फ्लैग के वैल्यू को लोड किया। फ्लैग का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 को लोड किया। उसके बाद क्या किया, फ्लैग के वैल्यू को 1 बनाया, फ्लैग के वैल्यू को 1 बनाया। पहले से ही 1 यहाँ था, वो अलग बात है, लेकिन वो फिर से चेंज किया। क्यों, क्योंकि लोड करना और स्टोर करना सिंगल एटॉमिक साइकिल में होगा। ये इंस्ट्रक्शन सेट का TSL का मीनिंग ही यही है, सिंगल एटॉमिक साइकिल में और दोनों स्टेप को करना। तो फ्लैग को 1 बनाया। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप जाएगा, अगला इंस्ट्रक्शन में आएगा क्या, कंपेयर RI विथ 0, मतलब R2 को 0 से कंपेयर करेगा। R2 को क्या करेगा, 0 से कंपेयर करेगा। ये 0 है क्या, नहीं 1 है, तो मतलब R2 1 है ना, कंपेयर किया। उसके बाद यहाँ आया जंप नॉन जीरो टू स्टेप 1, ये नॉन जीरो है ना, 1 है मतलब नॉन जीरो है, तो कहाँ जाएगा, ये फिर से अब स्टेप 1 पर चला जाएगा। रेड पेन से बनाते हैं, यहां से कहा गया, ये स्टेप 1 पर गया, फिर से TSL करेगा, टेस्ट एंड सेट लॉक। क्या करेगा, फ्लैग कितना है, 1 है, फिर से 1 आया, यहाँ पर 1 को स्टोर करना है, यहाँ 1 स्टोर किया, कंपेयर किया 0 से, किसको, रजिस्टर की वैल्यू को, फिर जंप टू स्टेप 1, मतलब नॉन जीरो है तो स्टेप 1 में जाना है। ये नॉन जीरो है ना, यहाँ वैल्यू 1 है, मतलब नॉन जीरो है, फिर से यहां से स्टेप 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, ए रिपीटेडली 1 से 3 आएगा, 1 2 3 करके, फिर नॉन जीरो है तो 1 जाएगा। ए साइकिल कंटिन्यूअस ही चलेगा जब तक कि जो RI है, R2 का वैल्यू 0 ना रहे।
अब देखो जीरो कैसे होगा, P1 है ना एक प्रोसेस P1 है ना, इस प्रोसेस को हम बाहर लेकर जाते हैं। कैसे बाहर लेकर जाएंगे, इसे कोड को रन करवाएंगे, CS के बाद जो कोड है उसको रन करवाएंगे। क्या है, स्टोर m फ्लैग 0, मतलब क्या, फ्लैग में 0 स्टोर करना है। फ्लैग में 0 स्टोर किया, 0 स्टोर किया, फ्लैग में 0 स्टोर किया, उसके बाद ये बाहर आ गया। CS से बाहर आने के बाद, CS से बाहर आने के बाद ही CS से बाहर आ गया, फिर फ्लैग में 0 स्टोर कर दिया, फ्लैग में 0 स्टोर कर दिया ना। अब देखो P2 क्या करेगा, ये कौन था, P1 बाहर आया ना, P2 देखो क्या करेगा, फिर से टेस्ट एंड सेट लॉक करेगा। अब देखो क्या किया, R2 में है ना, P2 का क्या है, R2 है रजिस्टर, तो R2 में फ्लैग का वैल्यू को लोड करेगा। पहले फ्लैग का वैल्यू कितना है, अभी 0 है, मतलब 0 लोड किया, उसके बाद क्या करेगा, फ्लैग के वैल्यू को 1 बनाएगा। क्यों, क्योंकि लोड करना और स्टोर करना दोनों सिंगल एटॉमिक साइकिल में ही होना है। तो यहाँ क्या किया, फ्लैग के वैल्यू को 1 बना दिया, फिर कंपेयर किया किसको, R2 के वैल्यू को, ये तो ऑलरेडी 0 है, मतलब 0 ही है, तो जंप नॉन जीरो है क्या, नहीं नॉन जीरो नहीं है, 0 ही है, तो स्टेप 1 में अब नहीं जाएगा। क्यों, नॉन जीरो होने पर स्टेप 1 जाएगा, अब तो नहीं जाएगा ना। तो यहां के बाद क्या आएगा, 1 नहीं जाएगा तो 4 पर आएगा, तो यहां के बाद आ गया 4 पर। 4 का मतलब क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब क्या, P2 इंटर कर गया। P2 कहां इंटर कर गया, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर गया P2, तो P2 अब यहां पर चला आया है। इसका मतलब क्या हुआ, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है ना। बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या था, अगर एक वेट कर रहा है किसी और प्रोसेस को जाना है वहां, तो जिस प्रोसेस को जाना है, जिस प्रोसेस को इंटर करना है, उसके लिए एक टाइम का लिमिट होना चाहिए। जब P1 निकला तो P2 चला गया ना, तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई हो गया ना, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अब बताते हैं। यहां पर देखो मेनी प्रोसेसेस के लिए है, एक से ज्यादा प्रोसेस के लिए है। मतलब क्या हो सकता है कि जब यहां पर P1 रह रहा था, P1 CS में था, तो पैरेलली P2, P3, P4 बहुत सारा प्रोसेस था। तो जब P1 बाहर आया तो हो सकता है P3 चला जाए, जब P3 बाहर जाए तो P4 चला आए, जब P4 बाहर जाए तो P5 चला आए। मतलब क्या हुआ यहां पर P2 को डेफिनेट वेटिंग नहीं हुआ ना, डेफिनेट वेटिंग नहीं है, मतलब कि बाउंडेड वेटिंग नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है ना कि P1 के बाद P2 श्योर शॉट आएगा ही, नहीं आ सकता है। मान लो और भी कोड रन कर रहा था, तो क्या हुआ है, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि मेनी प्रोसेस सॉल्यूशन पहले से दिया गया है। तो क्या देखेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या, हाँ है। अभी देखे थे जब P1 बाहर आया तभी P2 इंटर कर पाया, जब तक P1 अंदर में था, CS में था, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा था, उस टाइम तक P2 क्या कर रहा था, P2 रिपीटेडली 1 2 3 स्टेप को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था, बार बार टेस्ट एंड सेट लॉक कर रहा था। मतलब P2 नहीं आया था, मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है। उसके बाद क्या है, प्रोग्रेस है क्या, P2 है ना, P2 को बाहर लाते हैं, बाहर लाएंगे, क्या करेंगे, फ्लैग को 0 करेंगे, फ्लैग को 0 करेंगे, P2 आ गया बाहर, फिर से P2 को इंटर करवाते हैं। P2 इंटर करने का मतलब क्या होगा, P2 इंटर करने का मतलब क्या होगा, इसके वैल्यू को यहाँ कॉपी करेगा, R2 में कॉपी कर लिया और फ्लैग के वैल्यू को 1 बना देगा। आया ना, नॉन जीरो नहीं है ना, 0 है ना। इसके बाद CS में इंटर कर गया, CS में फिर से P2 आ गया। मतलब क्या है, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी सेटिस्फाइड है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड है, केवल बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड नहीं है। किसमें, TSL में।
तो एक प्रॉब्लम देखो यहां पर आ रहा है क्या, जब एक प्रोसेस ऑलरेडी होता है क्रिटिकल सेक्शन में, इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में होता है क्या, जब कोई और प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना होता है तो वो क्या करता है, बार बार इसको एग्जीक्यूट करता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कंटिन्यूअसली, ये तीनों स्टेप को करता है। मतलब क्या है, कंटिन्यूअस कोई काम कर रहा, कोई बेनिफिट हुआ क्या, मान लो बहुत ज्यादा टाइम P1 रह जाता तो कोई बेनिफिट हुआ तीनों को बार बार एग्जीक्यूट करने से, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि जब 0 होगा तो एक बार में ही आ जाता है, तो इतना कंटिन्यूअस इस तीनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सीपीयू साइकिल को वेस्ट कर रहा है, सीपीयू साइकिल को वेस्ट कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये ऐसा कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है तीनों को, इसके चक्कर में क्या है, ये तीनों एग्जीक्यूट करने के चक्कर में क्या है, जो सीपीयू साइकिल कंटिन्यूअसली काम कर रहा है लेकिन कुछ प्रोसीड नहीं कर रहा है। मतलब सीपीयू साइकिल लग रहा है करने के लिए लेकिन प्रोसेस नहीं कर रहा है। मतलब क्या, ये क्या हुआ, सीपीयू साइकिल वेस्टेड, सीपीयू साइकिल बार बार सेम स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करने से सीपीयू साइकिल वेस्ट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, बीजी वेटिंग। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है बीजी वेटिंग, और भी कोई वर्ड है, TSL कहाँ गया, हाँ इसको स्पिन लॉक भी कहते हैं। इस बीजी वेटिंग को, ये वर्ड जो है बीजी वेटिंग, इसको ये जो बीजी वेटिंग है जो बार बार तीनों स्टेप को कर रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं, एक और भी वर्ड है स्पिन लॉक। तो डेफिनेशन क्या हुआ स्पिन लॉक का, जब कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, इफ at any point of time there is a process existing in critical section, then some other processes are continuously executing few steps 1 2 and 3 and have no gain। मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, कंटिन्यूअसली कर रहा है, सीपीयू साइकिल को वेस्ट करवा रहा है, वेस्टिंग सीपीयू साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, वो बीजी वेटिंग है या फिर इसको स्पिन लॉक बोलो। बस यही है TSL इंस्ट्रक्शन सेट। एक बार देखो इसको, तो ये क्या हुआ, अभी तक हम लोग क्या देखे, अभी तक देखे सॉफ्टवेयर टाइप का सॉल्यूशन और हार्डवेयर टाइप का सॉल्यूशन। तो अब क्या करते हैं, जितना भी सॉल्यूशन अब हम लोग देखे हैं
वो सब सॉल्यूशन में एक बार 4 सॉल्यूशन देखे थे ना, 3 सॉफ्टवेयर में था और एक हार्डवेयर में था। 3 क्या क्या था सॉफ्टवेयर में? एक लॉक वेरिएबल, एक स्ट्रिक्ट अल्टरेशन एंड डेकर्स एल्गो, और फिर एक और क्या था, पीटरसन एल्गो। ये क्या था? सॉफ्टवेयर में 3 था। हार्डवेयर में क्या अभी मिला? TSL इंस्ट्रक्शन सेट। ये 4 देखे हैं ना, ये चारों को एक टेबल बनाकर एनालाइज कर लेते हैं किसमें क्या सेटिस्फाई हुआ है या नहीं। एनालिसिस तो हो चुका है, बस लिख लेते हैं कि रिवीजन टाइम में एक साथ में सब मिले। चलो तो हम लोग टेबल बनाते हैं एक। सॉरी, सर्दी खांसी थोड़ा हो चुका है। इसमें क्या क्या है, कितने टाइप का सॉल्यूशन था? ये क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना टाइप का था? एक था लॉक वेरिएबल, एक था, ये पहला है, ये दूसरा है स्ट्रिक्ट अल्टरेशन और डेकर्स एल्गो। इसके बाद क्या है? पीटरसन सॉल्यूशन है, पीटरसन एल्गो लिखो। फोर्थ में अभी क्या देखे? TSL इंस्ट्रक्शन सेट, यही देखे ना हम लोग। चलो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? इसमें देखेंगे इस सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो कंडीशन है वो कितना में सेटिस्फाई हो रहा है और कितना में नहीं हो रहा है। क्या क्या कंडीशन था? कंडीशन क्या क्या था? एक था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ऐसे कर दो। एक था क्या? प्रोग्रेस। उसके बाद क्या था? बाउंडेड रेटिंग। ये क्या है? सॉल्यूशंस। इसमें ये 1 2 3 क्या है? सॉफ्टवेयर टाइप। और ये क्या है? हार्डवेयर टाइप। 3 क्या है? 1 2 3 सॉफ्टवेयर टाइप, ये क्या है? हार्डवेयर टाइप। इसमें देखते हैं कि कहां पर क्या क्या सेटिस्फाई किया था, क्या नहीं किया था। तो लॉक वेरिएबल में
म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा था क्या? तो याद करो लॉक वाले में क्या कर रहे थे, लॉक में लोड करके स्टोर करने का फोर्थ स्टेप में था ना, तो लोड करते थे, मल्टीपल प्रोसेस को पहले लोड करवाते थे, मतलब स्टोर करने के पहले लॉक में वन स्टोर करने के पहले एक प्रोसेस को प्रिम्प्ट करते थे, दूसरे को ऐसे ही लोड करवाते थे। तो उससे क्या होता था, पैरेलल में एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आता था, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड नहीं था। प्रोग्रेस था क्या? हाँ, अगर एक बाहर आ गया कोई नहीं है तो पक्का एक जाएगा, वही है ना। एक अगर प्रोग्रेस में क्या, अगर डेडलॉक नहीं है तो एक प्रोसेस को इंटर करवाओ, उसको बाहर ले जाओ, इसको फिर से इंटर करवाओ। अगर ये इंटर हो गया सेकेंड टाइम, अगर सेकेंड टाइम भी इंटर हो गया, सीएस अगर खाली है, सेकेंड टाइम भी अगर इंटर हो गया, मतलब कि प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है। एक कंडीशन क्या है, जो ये क्या होना चाहिए, डेडलॉक फ्री होना चाहिए, डेडलॉक फ्री होना चाहिए, तब ऐसा ही होगा, मतलब लॉक वेरिएबल में प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है। बाउंडेड वेटिंग है क्या, तो वहां क्या हो रहा था, मल्टीपल प्रोसेस था ना, मल्टीपल प्रोसेस इंटर कर रहा है सीएस में। तो जब एक प्रोसेस चेक कर रहा है, वेट कर रहा है सीएस में जाने का, उसी टाइम में और भी प्रोसेस अगर वेट कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो भी चेक कर रहा है, लोड कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, बार बार लॉक वेरिएबल को अपने रजिस्टर में लोड करता है, कंपेयर करता है, तो पहले वाले को जरूरी नहीं है कि जो पहला जो वेट करना स्टार्ट किया था उसको मिले ही सीएस। हो सकता है कोई और उसके बाद में आया उसको सीएस मिल गया हो। इसका मतलब क्या हुआ, बाउंडेड वेटिंग नहीं है, बाउंडेड वेटिंग नहीं है। डेकर्स एल्गो में क्या है, डेकर्स एल्गो में एमई था, हाँ डेकर्स एल्गो में एमई था। प्रोग्रेस था, प्रोग्रेस नहीं था, क्यों, ये स्विच कर रहा था बार बार, पहले P0 को आएगा, फिर P1 को ही जाना होगा, फिर P0, फिर P1, कंटिन्यूअसली P0 बाहर आया और फिर से नहीं जा रहा था। एक बार देखना अच्छे से इसको, डेकर्स एल्गो को, उसमें प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं होगा। बाउंडेड वेटिंग था, हाँ जब P0 को जाना है, P1 बाहर आएगा तो श्योरली P0 को चांस मिलेगा ही मिलेगा, तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है, लेकिन प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है। फिर आया पीटरसन एल्गो। पीटरसन एल्गो सबसे अच्छा था। पीटरसन में क्या हुआ था, पीटरसन में तीनों ही सेटिस्फाइड था। पीटरसन में देखो डबल टिक लगाते हैं, याद रहेगा, ऐसे ही तुम लोग भी कर लेना, ऐसे तो नोट्स में रहेगा। इसमें ये सबसे अच्छा है, ये क्या है, साइड में लिख देते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन। ये क्या है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन था, क्यों, इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, मतलब सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो रहा था। टीएसएल इंस्ट्रक्शन सेट जो अभी किए थे उसमें क्या था, उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा था, हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन टीएसएल में हो रहा था। क्यों, क्योंकि जो लॉक वेरिएबल में प्रॉब्लम था, एक स्टेप में लोड करना, किसी और स्टेप में स्टोर करना, टीएसएल में एक साथ ही कर रहा था वो, टेस्ट एंड सेट लॉक सिंगल एटॉमिक साइकिल में ही कर रहा था वो। तो इससे क्या हुआ, एमई सेटिस्फाइड हो गया था। प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड था, और बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस आ रहा था, तो बाउंडेड वेटिंग नहीं सेटिस्फाइड हो रहा था यहाँ पर। प्रोग्रेस क्या था, एक बाहर आ रहा था, कोई और नहीं है अगर क्रिटिकल सेक्शन में, वो फिर से लोड करेगा, क्यों, बाहर आते टाइम फ्लैग का वैल्यू क्या कर रहा था, फ्लैग के वैल्यू को 0 करके ही आ रहा था बाहर, फिर से लोड करेगा और टेस्ट टीएसएल करेगा, वो टेस्ट एंड सेट लॉक, फिर कंटिन्यू वो सीएस में आ जाएगा। ये टेबल को याद रखना, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ दे इसमें कौन कौन है जो एमई को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन एमई को नहीं करता है, कौन प्रोग्रेस को सेटिस्फाई करता है, कौन नहीं करता है, कौन बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई करता है और कौन नहीं करता है।
बस ये टेबल याद रखना, कहीं आए ऑब्जेक्टिव टाइप में आए। तो इसमें हम लोग क्या देखे, सॉफ्टवेयर टाइप देख लिए और हार्डवेयर टाइप देख लिए। तो एक और प्रॉब्लम क्या है, याद करो, जब रनिंग स्टेट में हम लोग अलग अलग प्रोसेस को लेकर जा रहे थे, ये क्या है, रेडी स्टेट है, यहां पर क्या है, रनिंग स्टेट है, यहां मान लो क्रिटिकल सेक्शन है, यहां मान लो क्रिटिकल सेक्शन है। तो यहां क्या है, मान लो किसी प्रोसेस को लेकर गए, रेडी टू रनिंग में एक प्रोसेस को लेकर गए PL, मतलब एक प्रोसेस है जिसका प्रायोरिटी लो है, इसको लेकर गए, रन कर रहा है, ये यहां से CS में आया, इसका क्या प्रायोरिटी लो है। फिर क्या हुआ, एक और प्रोसेस आया जो कि इसके कंपैरेटिवली उसका प्रायोरिटी हाई है, इसका प्रायोरिटी हाई है, ये क्या है, PH, हाई प्रायोरिटी है, कंपैरेटिव हाई प्रायोरिटी है इससे। ये क्या किया, ये जब जाना है इसको तो क्या करेगा, शेड्यूलर हाई प्रायोरिटी के लिए इसको क्या करवाएगा, PL को प्रीएम्प्ट करवाएगा। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को ले जाने के लिए शेड्यूलर क्या है, लो प्रायोरिटी को प्रिंट कराएगा। मतलब क्या, लो प्रायोरिटी जो प्रोसेस है PL, ये कहाँ आएगा, ये लौट कर चला आएगा PL। फिर क्या होगा, हाई प्रायोरिटी यहाँ पर PH रह गया, PL बाहर आ गया। अब हाई प्रायोरिटी जो प्रोसेस है इसको भी CS में जाना है, गया नहीं है, देखो जाना है, लेकिन CS कहाँ है, CS बिजी है, किसके साथ में, लो प्रायोर प्रोसेस के साथ में बिजी है। जो पहले आया था प्रोसेस, अभी वो बाहर नहीं गया है ना, उसको प्रीएम्प्ट करवाया गया है, उसको क्रिटिकल सेक्शन के कोड को रन करते हुए ही उसी ड्यूरेशन में उसको प्रिंट करवा दिया गया है, ये बाहर नहीं गया है। बाहर जाते टाइम वो क्या करता है, कुछ वेरिएबल को वैल्यू को चेंज करता है जिससे कि किसी और प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने का चांस मिले, लेकिन वो अभी बाहर गया ही नहीं है। मतलब क्या, अभी कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं कर रहा है। हाँ, हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस CS में नहीं आ सकता है, ये ऑलरेडी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। क्यों, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये जरूरी है, तो हम मान रहे हैं कि सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस है। तो PL बाहर आ गया, मतलब क्या है, CS है जो फ्री नहीं है, और ये जो प्रोसेस PH है ये यहाँ आकर अब CS का वेट करेगा। मतलब एक तरह का क्या हो जाएगा, एक तरह का डेडलॉक क्रिएट कर रहा है। ये कभी फ्री होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लो प्रायोरिटी प्रोसेस तो यहाँ है, अब इसको चांस मिलेगा ही नहीं कभी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है। तो लो प्रायोरिटी को रन करवाने के लिए हाई प्रायोरिटी जब इंड होगा तभी लो प्रायोरिटी यहाँ शेड्यूल होगा। तो जब तक ये खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, तब तक कैसे इंड होगा ये, इसको खत्म होने के लिए चाहिए CS। CS कहाँ है,
CS बिजी है लो प्रायोर प्रोसेस के साथ में, तो इसके चक्कर में क्या होगा, CS में नहीं जा पाएगा pH, ये कंटिन्यूअसली वेट करते रहेगा CS का, मतलब कि CPU को होल्ड करके रखा हुआ है। CS फ्री नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लो प्रायोर प्रोसेस है जो अब रेडी क्यू में आया है, इसको चांस ही नहीं मिला, क्यों? हाई प्रायोरिटी ओवर होगा तब तो इसको चांस मिलेगा। इस चक्कर में एक तरह का डेडलॉक क्रिएट होगा जो कि सिस्टम को ब्लॉक करेगा। इसको खत्म करने के लिए एक टेक्निक क्या है, एक टेक्निक है प्रायोरिटी इन्वर्सन। एक टेक्निक क्या है, प्रायोरिटी इन्वर्सन। जब ऐसा सिचुएशन आए तो लो प्रायोरिटी जो प्रोसेस है इसका प्रायोरिटी इंक्रीज होकर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, पहले लो प्रायोरिटी का प्रोसेस, ए प्रोसेस का प्रायोरिटी पहले लो था, अब क्या कर दिया गया, जो इसका प्रायोरिटी को हाई प्रायोरिटी के बराबर कर दिया गया। कैसे? प्रायोरिटी को बढ़ाकर, प्रायोरिटी को इंक्रीज करके, लो प्रायोरिटी प्रोसेस के प्रायोरिटी को इंक्रीज करके कितना किया गया है, इक्वल टू हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है इसके प्रायोरिटी के बराबर कर दिया गया है। अब तो दोनों का प्रायोरिटी बराबर है। अब क्या होगा, जब प्रायोरिटी बराबर होता है तो कैसे शेड्यूल होता है, तब अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल होता है। अराइवल टाइम के प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में बताया था ना कि प्रायोरिटी जब इक्वल हो जाए तब वो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा। अराइवल टाइम किसका पहले है, अराइवल टाइम किसका कम है, जो पहले आया है उसका अराइवल टाइम कम होगा। मतलब लो प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ आया था ना पहले, तो इसका अराइवल टाइम क्या है। अब बोलोगे लो प्रायोरिटी कैसे आया था, हो सकता है हाई प्रायोरिटी आया हो सकता है ऐसा नहीं। अगर हाई प्रायोरिटी यहाँ रहता, अगर रेडी स्टेट में होता तो लो प्रायोरिटी को कभी चांस ही नहीं मिलता यहाँ आने का। चांस मिला था ना यहाँ पर आने का, मतलब क्या है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बाद में आया है, तो इससे क्या होगा, लो प्रायोर प्रोसेस का प्रायोरिटी को इंक्रीज करके हाई प्रायोरिटी के बराबर कर देंगे। दोनों का प्रायोरिटी अब इक्वल हो गया है। अराइवल टाइम कम किसका है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस का, तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, इसको फिर से पीएच यहाँ आ जाएगा, यहाँ से खत्म होगा, और फिर से जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ गया था पीएल, फिर से पीएल है जो शेड्यूल यहाँ हो जाएगा पीएल, और पीएल यहाँ आकर अपना सीएस को कंप्लीट करेगा। हो गया ना, डेडलॉक नहीं क्रिएट हुआ ना। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी इन्वर्सन, यही बोलते हैं ये वर्ड। बस ये वर्ड को याद रखना है। देख लेना, एक बार नहीं समझ आए एक बार फिर से वीडियो रिपीट कर लेना, क्या क्या कैसे प्रोसेस जा रहा है समझ में आएगा। सब डिटेल बताया हुआ है, सारा डिटेल बताया हुआ है, वो आराम से समझ में आएगा, एक बार देखना। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में।